क्या भारतीय संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कुल कितने सदस्य होते हैं? क्या उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसके रिक्त स्थान को भरने की कोई समय सीमा तय की गई है? हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद आकांक्षा एंड सुमित में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत उपराष्ट्रपति अर्थात वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और सबसे पहले बात करते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया है। तो इसका प्रावधान भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 63 से 71 तक में किया गया है। अब बात करते हैं कि पदानुक्रम या आधिकारिक क्रम के अनुसार, पदानुक्रम कहने का मतलब कि पद के क्रम के अनुसार उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। तो देश का प्रथम सर्वोच्च पद कौन सा है? तो वह राष्ट्रपति का पद है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च अधिकारी है। अब बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है, या हम यूं कहें कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर लिया गया है। चलिए अब बात करते हैं इनके संवैधानिक स्थिति की, अर्थात अनुच्छेद 63 से स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और वह भारत का दूसरा नागरिक होता है। वह का मतलब उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा नागरिक होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 64 की। इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा या राज्य परिषद का पदेन सभापति होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा या राज्य परिषद के सभापति के रूप में कार्य करता है। तो राज्यसभा या राज्य परिषद को इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, जबकि पदेन सभापति को इंग्लिश में एक्स ऑफिस चेयरमैन कहा जाता है। अब चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 65 की। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। अब देखिए, अनुच्छेद 65 के अंतर्गत दो तरह की बातें कही गई है। पहला है कि राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति, और दूसरा है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति। तो चलिए पहले पॉइंट को समझते हैं। राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति का पद जब अचानक रिक्त हो जाए, खाली हो जाए। तो अचानक रिक्त कैसे होता है, आइए इसे देखते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा गया है स्टार्ट करके कि यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या किसी अन्य कारणों से होता है तो उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, क्योंकि नए राष्ट्रपति का चुनाव हर हाल में 6 महीने के अंदर करा लेना होता है। तो इसी वजह से यदि राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक के लिए ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। इसका जैसे हम लोग उदाहरण से समझ सकते हैं, तो इसके दो उदाहरण हैं। पहला कि 1969 में जब भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी, तो उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। ठीक उसी तरीके से भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की
कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने के बाद उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति बी.डी. जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। अब दूसरा पॉइंट है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, तो आइए इसे समझते हैं। यहाँ लिखा गया है कि यदि वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारणों से अपना कार्य करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा का मतलब क्या हुआ कि उस समय तक के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो इसका जो उदाहरण है वह यह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब जून 1960 में सोवियत संघ की 15 दिनों की यात्रा पर थे तो उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। फिर बात करें कि जुलाई 1961 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काफ़ी अस्वस्थ हो गए थे, तो उस समय के लिए भी जो है तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। अब बात करते हैं कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है, बल्कि इस दौरान राज्यसभा के सभापति के कार्य का निर्वहन कौन करता है? तो वह राज्यसभा का उपसभापति करता है। क्योंकि अभी आप अनुच्छेद 64 के तहत पढ़ चुके हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अर्थात वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, ठीक है, जब वह उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन मान लीजिए जब वही उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लग जाए तो उस समय सिर्फ वह राष्ट्रपति के रूप में ही कार्य करेगा और राज्यसभा के सभापति के रूप में वह कार्य नहीं कर सकता है। तो जितने समय तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उतने समय तक के लिए राज्यसभा के सभापति का कार्य कौन करता है? तो राज्यसभा का उपसभापति करता है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं इसी के अंतर्गत जो दूसरा पॉइंट है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उसे अर्थात जो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है, तो उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां प्राप्त होती है एवं राष्ट्रपति को मिलने वाला उपलब्धियां, भत्ते, वो विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उस समय उसे राज्यसभा के सभापति का वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि राष्ट्रपति का वेतन, भत्ते एवं विशेषाधिकार दिए जाते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 66 की। अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अर्थात उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो देखिए अनुच्छेद 66 के अंतर्गत हेडिंग है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या उपराष्ट्रपति का चुनाव, लेकिन इसके अंतर्गत 3 अनुच्छेद को बांटा गया है। एक 66 का 1, दूसरा 66 का 2 और तीसरा 66 का 3, और तीनों के अंदर हेडिंग जो है अलग अलग है। तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 66 के 1 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है और इसके अंतर्गत कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन परोक्षतः अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से होता है। परोक्षतः का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति के समान ही जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और उसके अलावा
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं। तो इसके निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। दोनों सदनों के सभी सदस्य कहने का मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम राष्ट्रपति के निर्वाचन और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में तुलना करें तो राष्ट्रपति के समान ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह दोनों बात तो समान है, लेकिन अंतर कहाँ है? अंतर है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है वह उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल नहीं होता है। अर्थात दोनों के निर्वाचक मंडल में सिर्फ अंतर होता है। अब वह कैसे, तो आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य अर्थात निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। जबकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। फिर इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा एवं कुछ केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किसी भी राज्य विधानसभा के या किसी भी केंद्र शासित विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो यह है दोनों के निर्वाचक मंडल में अंतर। और रही बात कि राज्य विधान परिषद के सदस्य की, तो राज्य विधान परिषद के सदस्य किसी के भी निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। तो यही है अंतर कि दोनों का जो है चुनाव तो वो प्रत्यक्ष रूप से होता है और निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, लेकिन दोनों के निर्वाचक मंडल में अंतर होता है। तो अब बात करें कि जब उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं, तो इस तरह से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कुल कितने सदस्य शामिल होते हैं, तो टोटल 790 सदस्य होते हैं इसके निर्वाचक मंडल में। कैसे, तो अब देखिए लोकसभा के कुल सदस्य कितने हैं वर्तमान में, तो 545, ठीक है, निर्वाचित और मनोनीत दोनों मिलाकर। और उसी तरीके से राज्यसभा की जो वर्तमान सीट कितनी है, तो वह 245 है। तो इस तरह से उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कुल सदस्य 790 होते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इस बॉक्स की। इस बॉक्स में देखिए क्या लिखा गया है कि मूल संविधान में, अर्थात जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस मूल संविधान में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई थी वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा की गई थी। अर्थात मूल संविधान में कहा गया था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा होगा। लेकिन यह जो व्यवस्था थी, यह जो प्रक्रिया थी, यह बहुत ही बोझिल प्रक्रिया थी। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हुआ कि इस व्यवस्था को, इस बोझिल प्रक्रिया को 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा हटा दिया गया। और इसे हटा करके अब जो प्रावधान किया गया वह क्या किया गया है कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा, अर्थात निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि निर्वाचन को तो समझ लिए, अब बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है या इसका तरीका क्या है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का जो तरीका होता है वह बिल्कुल राष्ट्रपति के निर्वाचन के तरीके के तरह ही होता है। कैसे, तो जैसे देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन का जो तरीका था वह क्या था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और गुप्त मतदान द्वारा होता है। और ठीक वैसे ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का भी तरीका होता है। यहाँ लिखा गया है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो यह भी राष्ट्रपति के समान ही है। अब चलिए बात करते हैं कि यहाँ से एक प्रश्न उठता है, आपसे पूछा जाएगा कि क्या उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो जवाब होगा कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं की जाती है। तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों नहीं की जाती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं की जाती है। अब देखिए
इसे अगर हम सरल शब्दों में समझाएं तो यह बात हर किसी पद पर एप्लीकेबल होगा। जैसे अगर हम समझाना चाहते हैं आपको कि मान लीजिए जिस पद का भी अगर निर्वाचन होता है तो उस पद की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। जैसे राष्ट्रपति पद का निर्वाचन होता है तो इसलिए राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती है। ठीक उसी तरीके से उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन होता है, अभी हम लोग पढ़े भी, तो इसलिए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती है। तो अब मान लीजिए कि इसी चीज़ को आपको समझना है, यही कंसेप्ट है कि जिस पद का अगर निर्वाचन होता है तो उस पद की नियुक्ति नहीं होती है। और अगर हम इसे विपरीत भी कर सकते हैं कि जिस पद का अगर निर्वाचन नहीं होता है तो उस पद की नियुक्ति होती है। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 66 के 2 के बारे में। इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के पद की शर्तें का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसे समझने से पहले अनुच्छेद 66 के 3 को भी देखिए। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है? तो इसके अंतर्गत कहा गया है उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं या अर्हताएं को बताया गया है। तो अब सवाल उठता है कि दोनों में क्या अंतर है। हो सकता है आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है, ठीक है, कि यहाँ लिखा गया उपराष्ट्रपति के पद की शर्तें और यहाँ लिखा गया उपराष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं या अर्हताएं। तो आइए इसे पहले समझ लेते हैं, दोनों में अंतर क्या है। उपराष्ट्रपति के पद की शर्तें कहने का मतलब यह हुआ कि जब कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन जाता है तब उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं उसके बारे में इसमें बताया गया, अर्थात उपराष्ट्रपति बनने के बाद की शर्त बताई गई है। लेकिन अनुच्छेद 66 के 3 के तहत जो प्रावधान है वह उपराष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति के पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए तो उसके बारे में यह प्रावधान किया गया है। तो स्पष्ट है बात कि यहाँ पर जो है पहले में जो है अगर कोई उपराष्ट्रपति बन जाता है तब की शर्त की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति बनने से पहले की योग्यता या अर्हता या शर्त की बात हो रही है। अब चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 66 के 2 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत कहा गया है कि उपराष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो पद ग्रहण की तिथि से उस सदन में उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा, ठीक है। तो आइए इसे समझते हैं। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि उपराष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है और अगर वह उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, अगर वह उपराष्ट्रपति चुना जाता है, तो जिस तिथि को वह उपराष्ट्रपति पद को ग्रहण करेगा उस तिथि से उस सदन में उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा। तो यही है इसका कहने का मतलब। तो अब यहां पर एक बात आपको यह भी समझना है कि क्या किसी सदन का अर्थात संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य क्या वह उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता है? तो वह बिल्कुल उपराष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन जिस दिन वह उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा उस तिथि से उस सदन में उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो प्रश्न यह निकला कि अभी आप क्या देखें कि उपराष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका मतलब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता उपराष्ट्रपति बनने के बाद। लेकिन अनुच्छेद 64 के तहत आप क्या पढ़े कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो बस यही कंसेप्ट है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भले ही होता है लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 66 के 2 के तहत कि दूसरा जो शर्त है वह यह है कि वह लाभ के पद पर ना हो। अर्थात अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है तो वह क्या होता है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है और उसे वेतन जो दिया जाता है राज्यसभा के सभापति के रूप में ही वेतन दिया जाता है। उसके अलावा वह
किसी भी अन्य लाभ के पद पर ना हो। यही है इस दूसरे पॉइंट के कहने का मतलब। अब चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 66 के 3 के बारे में। इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं या अर्हताएं के बारे में प्रावधान किया गया है। तो क्या क्या उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी व्यक्ति के पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो आइए उसे समझते हैं। पहला, कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो का मतलब कि उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो चुकी हो, अधिकतम आयु का कोई लिमिटेशन नहीं है। तीसरा जो योग्यता है वह यह है कि वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अब सवाल यह उठता है कि आखिर उपराष्ट्रपति के चुनाव में यह कंडीशन क्यों रखा गया कि वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो इसका कारण है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसी वजह से उपराष्ट्रपति के लिए यह शर्त रखा गया है कि वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और चौथा जो योग्यता है वह यह है कि वह संघ या राज्य सरकार, किसी स्थानीय या सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो। और किस किस पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है, तो जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और संघ या राज्य में मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसके अलावा और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या क्या चाहिए। तो उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदक भी होने चाहिए। ठीक है, कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए किसी उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदक होने चाहिए। और इसके अलावा जो भी उम्मीदवार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा तो उस उम्मीदवार को आरबीआई में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा कराना होगा। ठीक है, और अगर वह उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता है तो उसका यह जमानत राशि जब्त हो जाता है। तो अब चलिए बात करते हैं राष्ट्रपति से अगर कंपेयर करें तो देखा जाए कि इसमें लगभग उपराष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं वही योग्यताएं राष्ट्रपति की भी थी, लेकिन सिर्फ 2 जगह अंतर है। 2 जगह अंतर क्या क्या है, तो आइए इसे देखते हैं। उपराष्ट्रपति की योग्यताएं में यहां लिखा गया है कि वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, जबकि राष्ट्रपति में क्या था कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। पहला अंतर यह था। दूसरे अंतर की बात करें कि उपराष्ट्रपति के लिए 20-20 प्रस्तावक एवं अनुमोदक होने चाहिए, जबकि राष्ट्रपति के लिए 50-50 प्रस्तावक एवं अनुमोदक होने चाहिए। तो सिर्फ यही अंतर है, बाद बाकी सब सेम है। फिर इसके अलावा अगर हम इसकी मतगणना की बात करें तो राष्ट्रपति की जैसे मतगणना की जाती है ठीक उसी तरीके से उपराष्ट्रपति की भी मतगणना की जाती है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 67 की। इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल संबंधी प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है। तो पहला पॉइंट है कि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक, अर्थात उपराष्ट्रपति जिस तिथि को पद ग्रहण करता है उस तिथि से वह 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। दूसरा है कि कार्यकाल या पदावधि समाप्त होने के पहले भी उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। तो मान लीजिए कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है, तो 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने से पहले भी अगर उपराष्ट्रपति को लगता है कि हम अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं तो वह दे देता है। तो इससे यह पता चला कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति को देता है, जबकि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो वह उपराष्ट्रपति को देता है। अब चलिए तीसरा पॉइंट है कि कार्यकाल या पदावधि समाप्त होने से पहले भी बिना औपचारिक महाभियोग के उसे अर्थात उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिएगा यहां एक वर्ड आया है बिना औपचारिक महाभियोग। इसका मतलब यह हुआ कि इससे पहले हम लोग राष्ट्रपति में पढ़े थे
कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी उसे महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति को क्या है कि कार्यकाल समाप्त होने के पहले भी इसे बिना महाभियोग प्रक्रिया के ही हटाया जा सकता है। अर्थात उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी महाभियोग प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, जबकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया की जरूरत होती है। तो आइए, जब यह बात आई तो अब हम लोग यह समझते हैं कि आखिर ठीक है, अगर महाभियोग से इसे नहीं हटाया जाता है तो फिर उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है। तो यहाँ देखिए बॉक्स में इसे समझाया गया है। यहाँ लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में किसी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, देखिए, जबकि हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़े थे कि राष्ट्रपति को तभी उसके पद से महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है जब वह संविधान का अतिक्रमण करता है, अर्थात जब वह संविधान का उल्लंघन करता है। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए उसका आधार क्या होना चाहिए था कि अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तभी उसे हटाया जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में किसी भी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है, अर्थात उपराष्ट्रपति को उसके पद से किसी भी आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है, पहला कंसेप्ट तो यह हो गया। जब इस कंसेप्ट को समझ लिए तो अब आइए बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पॉइंट करके समझाया गया है, 3 पॉइंट में इसे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा, प्रस्ताव को ही संकल्प भी कहा जाता है। तो प्रस्ताव या संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा भी जाएगा और कई बार पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव या संकल्प को कहां पर लाया जाता है या कहां पर प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन में आपको राज्यसभा भी दिया जाएगा और दूसरा ऑप्शन में आपको लोकसभा भी दिया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में इससे संबंधित प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, यह कंसेप्ट हो गया। फिर क्या है कि दूसरा पॉइंट कि प्रस्ताव या संकल्प प्रस्तुत करने से 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा। तो किसे सूचना देना होता है? उपराष्ट्रपति को सूचना देना होता है। या जो राज्यसभा में इसे हटाने से संबंधित प्रस्ताव लाया जाता है, तो लेकिन प्रस्ताव लाने से पहले राज्यसभा को, उपसभापति को जो है इस संबंध में सूचना देना होगा कि हम आपको जो है पद से हटाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित 14 दिन पहले सूचना देना होता है। अब मान लीजिए कि जब सूचना दे दिया गया 14 दिन पूर्व, तो 14 दिन बाद क्या होगा? तीसरे पॉइंट में इसे समझिए कि राज्यसभा अपने तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उस पर, अर्थात उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दे, तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। ठीक है, अभी आपको यह थर्ड पॉइंट नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अभी समझाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ जो लिखा गया है, ठीक ना, तो इसे ही देखिए ब्रैकेट में हम लोग कह सकते हैं कि राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाए और लोकसभा में उस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से सिर्फ समर्थन दे दिया जाए। तो उसी तिथि को उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होता है। ठीक है, अब आइए इस पूरे थर्ड पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यह जो लास्ट में ब्रैकेट में जो लिखा गया है कि प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत क्या होता है, तो आइए इसे समझते हैं। प्रभावी बहुमत का अर्थ होता है कि जिस समय संसद का सदन चल रहा हो तो उस समय उस सदन में कितने सदस्य उपस्थित हैं उसे ही प्रभावी बहुमत कहा जाता है। अब जैसे इसे एग्जाम्पल से समझें तो लोकसभा में कुल सदस्य संख्या वर्तमान में 545 है। अब मान लीजिए कि अगर 545 में से अगर 545 मौजूद है तो प्रभावी बहुमत कितना हुआ? 545। लेकिन अगर 545 में से 525 सदस्य उपस्थित है तो उस समय लोकसभा का प्रभावी बहुमत 525 होता है। ठीक उसी तरीके से राज्यसभा में भी होता है कि राज्यसभा में वर्तमान कुल सदस्य संख्या कितनी है? 245 है। अगर 245 में से 245 उपस्थित हैं
तो राज्यसभा का प्रभावी बहुमत 245 होगा। अगर मान लीजिए कि 245 में से 230 सदस्य ही उपस्थित हैं तो प्रभावी बहुमत 230 होता है। ठीक है, और प्रभावी बहुमत जो होता है वह एक प्रकार का विशेष बहुमत ही होता है। हमारे भारतीय संविधान में प्रभावी बहुमत के जगह अपने तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत शब्द को लिखा गया है। अब चलिए बात करते हैं कि यहाँ क्या है कि लोकसभा में साधारण बहुमत। तो देखिए क्या होता है कि जब राज्यसभा में अगर प्रभावी बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो फिर इसे लोकसभा में भेजा जाता है, तो वहाँ सिर्फ लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। तो लोकसभा की सहमति आवश्यक होने का मतलब क्या है कि सिर्फ लोकसभा अपना सिर हिला दे, चलिए जाइए हो गया, ऐसा नहीं होता है, बल्कि यहाँ सहमति का मतलब हुआ कि साधारण बहुमत से वह इस प्रस्ताव को अपना समर्थन दे दे। तो इस तरह से उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। ठीक है, तो यही है इस बॉक्स में। अब जब अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, यहाँ राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, तो राष्ट्रपति को देखिए क्या है, सबसे पहले हटाने के लिए किस मतलब आधार की जरूरत होती है कि वह संविधान का अतिक्रमण करना चाहिए। दूसरा, उसे महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, जबकि इसे महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि उसे हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों के द्वारा जो है वह प्रस्ताव पारित होना चाहिए। जबकि यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े कि राज्यसभा में प्रभावी बहुमत के द्वारा वह प्रस्ताव पारित होना चाहिए, जबकि लोकसभा में सिर्फ साधारण बहुमत के द्वारा उस प्रस्ताव को समर्थन दे दिया जाए, तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। तो यही है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने में अंतर। अब चलिए बात करते हैं कि चौथा पॉइंट क्या है। अनुच्छेद 67 के अंतर्गत जो इसका कार्यकाल चल रहा है वह यह है कि कार्यकाल या पदावधि समाप्त होने के बाद भी वह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण ना कर ले, अर्थात नया उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण ना कर ले, तब तक जो है वह पहले वाला उपराष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है, चाहे उसका कार्यकाल भी क्यों ना समाप्त हो जाए। अब देखिए यहाँ नोट में लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य होता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह हुआ कि उपराष्ट्रपति इस पद पर कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है, अर्थात कोई व्यक्ति कितनी ही बार उपराष्ट्रपति बन सकता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। और ऐसा ही प्रावधान राष्ट्रपति के संदर्भ में भी किया गया है। अब चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 68 की। तो इसमें क्या है कि उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति संबंधी प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली होता है, रिक्त होता है, तो उसे कैसे भरा जाएगा, इससे संबंधी प्रावधान किया गया है। तो आइए इसे दो खंड में बांटा गया, अनुच्छेद 68 का 1 और अनुच्छेद 68 का 2। अनुच्छेद 68 के 1 में कहा गया है कि पदावधि या कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लेना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि यदि उपराष्ट्रपति का पद 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद अगर खाली होता है तो इसी के लिए यह प्रावधान किया गया है कि वह 5 वर्ष की पदावधि या कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लेना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी कारणवश उसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले तक अगर चुनाव नहीं कराया जा सकता है, तो जब तक नया उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक वर्तमान राष्ट्रपति वह अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 68 के 2 के बारे में। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत अथवा किसी अन्य कारणों से रिक्त होता है तो चुनाव यथाशीघ्र करा लेना चाहिए, मतलब जल्द से जल्द करा लेना चाहिए। और ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा गया है, ब्रैकेट में लिखा गया है कि नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, तो 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा जिस तिथि को वह पद ग्रहण करता है। यह बात तो समझ में आ गया। लेकिन अब चलिए बात करते हैं राष्ट्रपति से अगर इसकी तुलना करें तो देखिए क्या था कि वहां हम लोग पढ़े थे कि यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या किसी अन्य कारणों से रिक्त होता है
तो 6 महीने के भीतर उसका चुनाव करा लेना चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है। लेकिन उपराष्ट्रपति का क्या है कि यहाँ पर इसके चुनाव से संबंधित या इसके रिक्त स्थान को भरने से संबंधित किसी भी समय सीमा को तय नहीं किया गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ वर्ड क्या लिखा गया है कि चुनाव यथाशीघ्र करा लेना चाहिए, जबकि राष्ट्रपति की रिक्ति को भरने के लिए 6 महीने की समय सीमा तय की गई है भारतीय संविधान के द्वारा। लेकिन उपराष्ट्रपति के रिक्ति को भरने के लिए संविधान के द्वारा किसी भी तरह का समय सीमा तय नहीं किया गया है, सिर्फ लिखा गया है कि चुनाव यथाशीघ्र करा लेना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कि यहाँ देखिए नोट में लिखा गया है कि संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है, जबकि हम लोग राष्ट्रपति के संदर्भ में पढ़े थे कि यदि राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त होता है तो उसके लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है, उस संदर्भ में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। लेकिन यदि उपराष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त होता है तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं किया गया है। तो यह भी अंतर है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में। अब चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 69 के बारे में। इसमें जो है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान संबंधी प्रावधान किया गया है। तो आइए देखते हैं कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अगर राष्ट्रपति नहीं हो तो क्या होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति उसे शपथ दिलाएगा, अर्थात या तो राष्ट्रपति दिलाएगा, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करके जाएगा तो वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो यहां से यह बात क्लियर हो गया कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, जबकि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है तो वह भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो यह भी अंतर है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप क्या है, फॉर्मेट क्या है, ठीक है। तो यहां देखिए उपराष्ट्रपति क्या शपथ लेता है। इसमें लिखा गया है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, और दूसरा क्या है कि अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूंगा। तो यह उपराष्ट्रपति शपथ लेता है। अब देखिए राष्ट्रपति की अगर शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति संविधान की परिरक्षण, संरक्षण एवं प्रतिरक्षण करने का शपथ लेता है, जबकि उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेता है। तो यह भी जो है दोनों में अंतर है। अब चलिए बात करते हैं कि यहाँ एक पॉइंट आपको जानना चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति के शपथ के प्रारूप का उल्लेख संविधान में कहां पर किया गया है तो वह केवल अनुच्छेद 69 में किया गया है, अनुसूची 3 के अंतर्गत नहीं किया गया है। और राष्ट्रपति के शपथ के प्रारूप का उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया है, अनुसूची 3 में नहीं किया गया है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 70 की। तो इसके अंतर्गत क्या है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन संबंधी प्रावधान किया गया है। तो यह क्या है, आइए इसे समझते हैं। यहाँ देखिए लिखा गया है कि अनुच्छेद 70 के अनुसरण में संसद द्वारा राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 पारित किया गया है। अब यह क्यों पारित किया गया इस अनुच्छेद 70 के अनुसरण में? तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। और क्या है कि ठीक ऐसा ही है कि जब 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी तो उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। लेकिन क्या हुआ कि वीवी गिरी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति से इस्तीफा दे दिए, और तब क्या हुआ कि उस समय राष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया। और उस स्थिति में क्या हुआ कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश उस समय थे जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, तो वह भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, लास्ट है अनुच्छेद 71 के बारे में। तो इसके अंतर्गत देखिए क्या प्रावधान किया गया है। तो वह है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद की जांच और निर्णय करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, और इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला
अंतिम होता है। तो अनुच्छेद 71 सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि इससे मतलब यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों से संबंधित है। तो जब हम आपको राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे तो अनुच्छेद 71 को पूरा डिटेल में पढ़ाए हैं, तो इसलिए आप अनुच्छेद 71 को राष्ट्रपति के चैप्टर में जाकर देख लीजिएगा। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।